नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क में हारी जिसकी राइटर है अना अलियास, उसकी ये चौथी एपिसोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। एक तो मेरी समझ से बाहर है, तुम बाप बेटे को इन गरीब रिश्तेदारों से क्या मोहब्बत है। हसन ने ताज्जुब भरी नज़रों से माँ को देखा, जो नखवत से अपनी बात कहकर क्यूटिक्स लगाने में मसरूफ़ हो गई। मम्मी प्लीज़, अल्लाह को ये गरूर पसंद नहीं है, हसन ने माँ को समझाना चाहा। ओफो भाई, अब ये मौलवियों वाली बातें लेकर बैठ जाओ। कोई कह सकता है कि तुम बाहर सर से पढ़कर आए हो। वो हाथ उठाकर उसे खामोश करवाती हुई सर झटक कर बोली। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे बाप के सर पर जो अपनी गरीब कज़न की बेटी से तुम्हारी शादी का भूत सवार है ना, वो भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, बेटे को वॉर्न करती वो उठकर वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ी। हसन ने सर को हौले से नफ़ी के अंदाज में जुम्बिश दी। बाप था कि अपनी कज़न की बेटी से शादी करवाने पर तुला था, और माँ थी कि जिनका गुरूर ही ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। वो तो जैसे उन दोनों के दरमियान सैंडविच बन गया था। हसन वालदैन का इकलौता बेटा था, और ये इकलौता होना जहाँ खुशी का सबब था, वहीं एक बहुत बड़ा अजाब भी था, क्योंकि दोनों इस पर अपनी अपनी मर्ज़ी थोपते थे और वो अपनी मर्ज़ी नहीं कर पाता था। माँ की ख्वाहिश पर बाहर पढ़ने चला गया। वापस आया तो कदीर ने उसे बिज़नेस में अपने साथ लगा लिया। उसने भी चुपचाप उनके बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाना शुरू किया। उसके वालिद शुरू से लैंडलॉर्ड नहीं थे। तालीम हासिल करने गांव से शहर आए। पढ़ाई ख़त्म करते ही एक दोस्त के साथ बिज़नेस शुरू किया और फिर वो चमकता गया। उसकी वालदा मेहरबानों ने किसी बिज़नेस डील में देखा और उन पर दिल हार गई। कदीर मर्दाना वजाहत का शाहकार था। मेहरमा ने किसी तरह उन्हें अपनी जानिब मतवज्जे कर ही लिया। खूबसूरत थी। कदीर ने भी हामी भर ली। शादी के बाद पहली औलाद के वक्त ही कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हुई कि वो हसन के बाद दोबारा माँ नहीं बन सकी। इसीलिए सारी तवज्जो हसन पर मबजूल थी। कदीर गो के गांव से आ गए थे, मगर पीछे रह जाने वाले बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मदद का सिलसिला हमेशा कायम रखते थे। हसन के बाहर से तालीम मुकम्मल करके आते ही वो हसन को लिए गांव गए। मेहरबानों को गांव कभी पसंद नहीं रहा था। वो कदीर के साथ भी बहुत कम जाती थी। इस बार भी ना गई, मगर ये ना जाना उनके गले पड़ गया। कदीर अपनी खाला की बेटी के घर उसकी मिजाज पुरसी करने गए तो मालूम हुआ वो बीमार है। उसकी एक ही बेटी रफ़िया और एक ही बेटा नदीम था। खामद भी काफ़ी लागर था। वो चाहती थी कि उनके मरने से पहले बेटी का घर बस जाए। कदीर की रफ़िया की माँ से शुरू से बहनों वाली हंसियत थी। उनकी तकलीफ़, उनका रोना कदीर को बर्दाश्त न हुआ तो रफ़िया को हसन के लिए मांग लिया। हसन से पूछा तो उसने बाप के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की। वहीं बात पक्की करके आ गए। घर आकर जब मेहरबानों को बताया, उन्होंने तो ऐसा तूफ़ान खड़ा किया कि हसन को इस तूफ़ान के आगे खड़ा रहना मुश्किल हो गया, मगर कदीर डट कर उनका मुकाबला करते रहे। मैं ज़बान दे आया हूँ और ज़बान से हम पीछे हटने वालों में से नहीं। तुम खुद उस बच्ची को देखोगी तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। बहुत प्यारी है वो। उन पर मेहरबानों के वावेले का कोई असर नहीं हो रहा था। देखती है मेरी चूती, वो चिल्लाई। ये याद रखना कि उसकी शादी में अगर तुम शामिल ना भी हुई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होने वाला। इसीलिए सीधी तरह इसके निकाह की तैयारी करो। निकाह के चंद महीनों बाद हम शादी कर देंगे। उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। मेहरबानों उनके अंदाज़ देखकर वक्ती तौर पर खामोश हो गई, मगर हसन की ब्रेन वॉशिंग करती रही, जिसका कोई असर न हुआ। उल्टा हसन माँ से मुंतफिर हो गया। उनकी हर वक्त की अमीरी गरीबी का लाग अलापने वाली हरकत उसे बेहद गिरा गुजर रही थी। हफ्ते बाद ही उसके निकाह की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मैंने कितना तुम्हें समझाया, मगर तुम पर कोई असर नहीं हुआ। वो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था कि मेहरबानू फिर से लट लिए उसके पीछे पड़ गई। वो अपने कमरे में बेड पर बैठा जूते उतार रहा था जब वो उसके कमरे में उसके पास बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बोली, मम्मी प्लीज़, मैं तंग आ गया हूँ रोज़ रोज़ की इन बातों से। वो बहुत धीमे मिजाज का इंसान था, मगर माँ की इन तकलीफ दे बातों पर आखिरकार फट पड़ा। हाँ तो निकालो खुद को इस अजियत से एक लड़की हमारे हल्के में। मैं तुम्हारी उनमें से जिससे तुम कहोगे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। वो उससे नए मशवरे देने लगी। हाँ, और कल को वो आपकी तरह मेरी औलाद को अमीरी और गरीबी के सबक पढ़ा रही हो। मम्मी, अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। अमीरी और गरीबी किसी इंसान की इंसानियत को जज करने का पैमाना नहीं है। असल पैमाना इंसानियत है। वो अपने मखसूस धीमे लहजे में माँ को एक बार फिर समझाने लगा। हसन, तुम्हें क्या हो गया बेटा? क्या ये सब दौलत जायदाद हमने इसीलिए बनाए हैं कि तुम एक गरीब गुरबा से शादी करके उस पर खर्च करो? वो हाथ लहराते एक अदा से बोली, ये आपका बनाया वो नहीं है, ये अल्लाह की देन है। वो चाहे तो एक सेकंड में ये सब उल्ट दे, और आज जिनको आप गरीब कह रही हैं, कल को हम भी इन्हीं की लाइन में शामिल हो जाएं। मम्मी, इतना गरूर अल्लाह को पसंद नहीं। हसन तासुब भरी नज़रों से माँ को देखकर बोला। अब फिर शुरू कर दो ये मौलवियों वाली बातें। तुम दोनों को समझाना, भैंस के आगे बीन बजाना है। मगर याद रखना, मैं भी किसी काम में पेश नहीं होंगी।
आखिर उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू किया। मेरा ख्याल है डैडी, आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शादी के लिए एक नेक और अच्छी औरत की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल में रफ़िया वैसी ही है, हसन ने दुर्टोक अंदाज में कहा। मेहर बानो ने घसीली नज़रों से बेटे के अंदाज देखे। जहन्नुम में जाओ दोनों। और फिर उनका हर एहतजाज दम तोड़ गया जब निकाह का दिन आया। कदीर की मर्ज़ी के मुताबिक सादगी से निकाह गाँव जाकर हुआ। मेहर बानो उस वक्त तो खामोशी से शामिल हो गई, मगर दिल में सोच लिया कि ये सब ख़त्म करवा कर रहेगी। मगर उन्हें कोई चाल चलने की नौबत ही नहीं आई। हसन और रफ़िया की शादी से पहले हफ्ता कदीर का इंतकाल हो गया। शादी मुलतवी करनी पड़ी और मेहर बानो को मौका मिल गया। हसन, तुमसे एक बात करनी है बेटा। हसन बाप के बाद माँ का और फिर और भी ज़्यादा ख्याल रखने लग गया था। उनकी किसी बात से इनकार न करता। मेहर बानो भी तो कदीर की जुदाई में नढाल सी हो गई थी। जी मम्मी कहिए। हसन उनके कमरे में उनके बेड पर बैठा हुआ था, जबकि मेहर बानो नीमदराज उजड़ी सूरत में लेटी हुई थी। हसन हौले हौले उनकी टांगें दबा रहा था। जब से उस लड़की का इस घर में नाम लिया जाने लगा, हमारी तो समझो कम बख्ती ही आ गई। पहले तुम्हारी डैडी मुझसे लड़ते रहे, हालांकि हमारी कभी शादी के बाद लड़ाइयाँ नहीं हुई जैसे और मियाँ बीवी की होती हैं, मगर न जाने वो मनहूस ऐसी हमारी ज़िंदगियों में आई कि हमारे घर में फसाद सा पैदा हो गया। और अब शादी की डेट करीब थी तो मेरा शौहर खा गई। हसन, मुझे ये लड़की बहुत मनहूस लगती है, वो खौफजदा मगर किसी कदर मुतनफिर लहजे में बोली। हसन लब भेंच कर रह गया। जो भी था, ये रिश्ता उसके बाप ने जोड़ा था और हसन उसे तोड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी उसकी माँ की जालिम सोचों के पीछे उस मासूम का क्या कसूर जिसे उसके नाम किया गया था। मम्मी प्लीज़, आप पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हैं। हसन को माँ को टोकना पड़ा। क्या मतलब कैसी? तुम्हें खुद नज़र नहीं आ रहा? हसन, मैं अब और कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करने की आयल। तुम उस लड़की को तलाक दो। माँ की बात पर वो शजदर कितने ही लम्हे बेयकीनी से उन्हें देखता रहा। जो दाया बाजू माथे पर मोड़ कर टिकाए उससे नज़रें चुरा रही थी। आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? हसन उन्हें उनकी जालमाना सोच का एहसास दिलाना चाहा। क्या बुरा कर रही हूँ मैं? तुम्हें और ख़ुद को उसकी नहुसत से बचाना चाहती हूँ, इसमें क्या बुरा है? वो झटके से सीधी बैठती हुई चिल्लाई। मम्मी, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, हम बंदों का इसमें क्या कसूर? हसन ने मोहब्बत से उन्हें समझाना चाहा। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं कोई और बात नहीं जानती, बस ये लड़की अब हमारी ज़िंदगियों में नहीं रहेगी। कल को तुम्हें या मुझे कुछ हो जाए तो? और वैसे भी अभी तो वो इस घर में आई नहीं, तो तुम्हारी तरफदारियाँ ख़त्म नहीं हो रही। जब वो आ जाएगी तो तुम तो माँ को पूछोगे भी नहीं कि ज़िंदा है या मर गई। वो एक ही सांस में बोलती चली गई। अजीब हिस्टेरिक हो रही थी। मम्मी प्लीज़ मम्मी, अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के कैसे तलाक दे दूँ? ये गुनाह है। हसन के चेहरे पर अंदरूनी तकलीफ़ के आसार बआसानी पड़े जा सकते थे, मगर वो कैसी माँ थी जो अपनी औलाद के चेहरे पर रकम अजियतों की तहरीर नहीं पढ़ पा रही थी। मैं उसे इस घर में और अपने नज़दीक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उसे तलाक नहीं दोगे तो तुम भी इस घर से दफ़ा हो जाओ, मगर मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगी। वो डाइन है, मुझे भी खा जाएगी। उनके चलाने में इजाफा हो चुका था। गुस्से से हसन पर आंखें निकालती वो उसे अपना फ़ैसला सुना रही थी। मत करिए मम्मी ऐसे, अब आप ही तो मेरा सब कुछ है, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? वो बेबसी से बोला। माँ उसे समझने को तैयार नहीं थी। मुझे नहीं छोड़ सकते तो उसे छोड़ दो। तुम्हें एक का इंतखाब करना पड़ेगा हसन। मैं इस लड़की को तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ आने नहीं दे सकती। वो अज़ियानी अंदाज में बोली। मम्मी, वो मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, ये डैडी का फ़ैसला था, मुझे ये बहुत मुकद्दम है। हसन ने उन्हें कंधों से थाम कर समझाना चाहा, मगर वो मछली की तरह उसकी गिरफ्त से तड़प कर निकली। जो जिंदा है तुम्हें उसके कहे की परवाह नहीं, जो मर गया है उसके फैसले को लेकर पीटते रहो। ना तुम्हारे बाप ने सुनी थी, ना अब तुम सुन रहे हो। ठीक है, कल सुबह अपना सामान बांधो और चले जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोली। हसन हाथों पर सर गिराए बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। वो ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। वो निकाह के बाद चंद एक बार रफ़िया से मिला था। वो बहुत प्यारी लड़की थी, मासूम सी। कदीर की वफ़ात पर वो चंद दिन उनके ही घर में रह रही थी। हसन का चंद एक बार उससे आमना सामना हुआ था। उसकी आंखों में मौजूद अपने लिए मोहब्बत वो देख चुका था। उसे चेहरे पढ़ने का फ़न आता था और रफ़िया के चेहरे पर वाज़े उसकी मोहब्बत देखी और पढ़ी जा सकती थी। हसन को वो कहीं से बुरी नहीं लगी थी। मम्मी, आप, वो बात पूरी भी ना कर पाया कि मेहर बानो ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया। मैं या तुम्हारी नाम नेहात बीवी? हसन की जानिब देखने की बजाय बाल जानिब चेहरा मोड़े वो पथरीले तासुरात समेत बोली। हसन कितनी ही देर खामोश रहा। सिर्फ आप। अंदर की जंग से थक हार कर उसने माँ का इंतखाब किया। शोर था कि अंदर बढ़ता जा रहा था। मेहर बानो ने खुशी और हैरत के तासुरात लिए उसे देखा, फिर खुद से लगाते खुशी से खनखनाती आवाज़ में गोया हुई। मुझे पता था मेरा बेटा मेरा मान रखेगा। हसन ने तकलीफ से आंखें मींच ली। दिल में 1000 बार अल्लाह से माफ़ी मांगी। इंसान कैसे किसी को पल में हकीर और पल में अर्श पर बिठाता है, मगर अल्लाह तो सब देख रहा होता है।
वो मेहरबान हो जिस बात से खौफज़दा थी कि रफ़िया के आते ही वो मर जाएगी या हसन को कुछ होगा। हसन के रफ़िया को तलाक भिजवाने के ठीक 1 हफ़्ते बाद हमेशा की नींद जा सोई। हसन का सदमे और गम से बुरा हाल था। वो ख्वाब जो उसे किसी इंसान के वजूद से था, वो ख्वाब अल्लाह ने हकीकत के रूप में उसके सामने ला खड़ा किया, मगर किसी इंसान के तवस्सुत से नहीं बल्कि किस्मत के रूप में। होता वही है जो इंसान की किस्मत में है। किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ की वफ़ात से संभलते ही हसन ने सब कुछ वाइंड अप किया। उसका एक दोस्त दुबई में था। उसने हसन को दुबई बुला लिया। वो खुद भी इस तकलीफ के माहौल से निकल जाना चाहता था। उसे लगता था एक बेकसूर की आह लग गई है, इसीलिए वो पाकिस्तान और अपने घर में मुतमईन नहीं था। दुबई जाकर दोस्त ने ही ज़बरदस्ती रईद की माँ से हसन की शादी करवाई, और वो भी रईद की पैदाइश के कुछ लम्हों बाद हसन की ज़िंदगी से चली गई। हसन की ज़िंदगी जामद हो चुकी थी और अपना गुबार उसने एक दिन रईद के सामने खोल दिया। रईद ज़बरदस्ती पाकिस्तान आया था और बाप को कह कर गया था कि आप वहाँ आएंगे और अपने खौफ से छुटकारा पाएंगे। हसन को दुबई में पता चला था कि रफ़िया की शादी उसकी माँ ने किसी नशई से करवा दी है और रफ़िया के साथ होने वाली इस ज़्यादती का कसूरवार वो खुद को गर्दानता था। बाबा अब फ्रेश हो लें। रईद मुतीबा की परेशानी भांप चुका था, जो अभी तक कंफ्यूज थी कि रईद के वालिद को उसकी माँ कैसे जानती है और वो कौन सा जुल्म है जिसकी वो बात कर रही है। हसन रफ़िया के सामने इतने शर्मिंदा क्यों हैं? मुतीबा ने एक तिरछी नज़र रईद पर डाली। यकीनन ये हर बात से वाकिफ़ था। फिर उलझी निगाह माँ के पुरसुकून चेहरे पर डाली। जाता हूँ बेटा। हसन और रफ़िया अभी भी रूबरू खड़े थे और उनके साथ खड़े रईद और मुतीबा भी एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। मगर इससे पहले मुझे माफ़ी मांगनी है। मुझे माफ़ कर दो रफ़िया। खुदा गवाह है कि मैं वो सब करने के बाद एक पल भी सुकून से नहीं रह सका। और मम्मी जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे वो गुनाह करवाया, वो अपने शक और वसवसों समेत 1 हफ़्ते बाद ही मनो मिट्टी तले जा सोई। वो हाथ जोड़े नम आंखें लिए रफ़िया से माफ़ी मांग रहे थे। हसन ऐसे मत कहिए। हाँ, उस अजियत से तब निकलना आसान नहीं था, मगर अब वो माजी की बातें हो गई हैं। मुझे इन पर अब कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। आप ये सब मत करिए। मुझे आपकी माँ से भी कोई शिकवा नहीं। यकीनन बच्चों के लिए माँ बाप के फ़ैसले ही अहमियत के हामिल होते हैं। मामू की वजह से आपने निकाह किया और माँ की वजह से तलाक, मगर मुझे आपसे अब कोई शिकवा नहीं। मुतीबा उलझी नज़रों से माँ की बातें सुन रही थी। रईद उसके तासुरात बहुत गौर से देख रहा था। एकदम न जाने उसे क्या हुआ, मुतीबा का हाथ थाम कर बैरूनी हिस्से की जानिब चल पड़ा। हसन और रफ़िया ने उसका निकलना महसूस नहीं किया। माजी और हाल के संगम ने उन्हें ऐसा बौखला दिया था कि वो रईद की हरकत को नोट न कर सके। दोनों चंद लम्हों के लिए ये भूल गए थे उनके इर्द गिर्द उनके अलावा भी कोई है। जबकि मुतीबा ने रईद की हरकत पर हैरत सुर से देखा। वो तो माँ और हसन की अनकही कहानी को ही समझने की कोशिश कर रही थी कि रईद ने उसका हाथ थामकर उसे और भी बौखला दिया। क्या कर रहे हैं आप? आखिर वो दबे दबे लहजे में चिल्लाई। उसके यूँ खुद को ज़बरदस्ती घसीट कर बाहर लाने की वजह नहीं समझ सकी। सारा दिन उसे बाहर ना निकलने का कहकर अब वो उसे लिए बाहर आ रहा था। मगर ये देखकर इत्मीनान हुआ कि उसे एक पिलर के साथ ऐसे खड़ा किया कि कोई मुतीबा को देख नहीं सकता था, और खुद उसके सामने उसके मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ, मगर उसका हाथ नहीं छोड़ा। मुतीबा की सब हसियात उस हाथ में सिमट आई जो रईद के हाथ में था। उन दोनों को इस वक्त हमारी ज़रूरत नहीं है। वो अपने माजी के औराक खंगाल रहे हैं, जहाँ एक शख्स की कोताहियाँ और दूसरे का सब्र दर्ज है। उन्हें माफ़ी तलाफ़ी के अमल से गुजर लेने दें, फिर हम उनके पास चले जाएंगे। सुकून से उसका हाथ छोड़कर सीने पर बाजू लपेटते हुए उसने मुतीबा के सवालों के जवाब देने के लिए खुद को तैयार किया। मगर मेरी अम्मी का आपके वालिद से क्या रिश्ता है, और ये निकाह और तलाक की क्या बात है? मुझे आपके चेहरे से लग रहा है कि आप सब जानते हैं। मुतीबा ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। रईद हल्का सा कहका लगा गया। चेहरे पढ़ने आ गए हैं आपको? अभी तो मेरी संगत में रही भी नहीं। रईद की गहरी नज़रों से बचने के लिए उसने हमेशा की तरह नज़रें दूसरी जानिब मोड़ी। जाहिर है कोई भी आपके चेहरे से बआसानी समझ सकता है कि आप सब जानते हैं। मेरी तरह हॉन्क नहीं लग रहे। मुतीबा बिगड़े लहजे में बोली। रईद की जानदार मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। आपको कैसे पता आपका चेहरा हॉन्क लग रहा है? मेरी आंखों में नज़र आ रहा है क्या? वो रईद से ऐसी बात की तवक्को करना नहीं चाहती थी, मगर उन दिनों वो जिस अंदाज में बात करके उससे हैरान कर रहा था, अब वो इससे हर तरह की तवक्को करती थी। प्लीज़ सर, मुतीबा ने उसे टोकना चाहा। पहले तो आप मुझे सर कहना बंद करिए, क्योंकि आप मेरी सेकंड कज़न हैं। रईद की बात पर उसे रईद की जानिब देखना पड़ा। उसकी आंखों की हैरानी और सवाल रईद को उसे सब बताने पर उकसाने लगे। जी, आप मेरी कज़न हैं। रईद ने बिना कहे उसका सवाल समझते अपनी बात की तस्दीक की। ये सब क्या है? अगर आप सब जानते हैं तो मुझे बताइए प्लीज़, मुतीबा ने आखिरकार बेचारगी से कहा। कहानी थोड़ी लंबी है। और फिर रईद हर रात से पर्दा उठाता चला गया। मुतीबा दम साधे वो सब हकीकतें सुन रही थी जिनका जिक्र हसन और रफ़िया अपनी मुलाकात में चंद लम्हे पहले कर रहे थे। मुतीबा सख्ते के आलम में सब सुन रही थी।
आपके फादर इतने शफाक कैसे हो सकते हैं? खुश्क होंठों पर जबान फिरते वो बदिक्कत बोली तो लहजा नम था। रही जो सब बताकर चेहरा नीचे किया था, जैसे अपने बाप के इक़दाम पर नादिम हो। हाँ, मैं मानता हूँ बाबा का फैसला बिल्कुल गलत था। मैं ये भी मानता हूँ कि बाबा में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस रिश्ते को किसी भी और तरीके से कायम रहने देते। लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी देखिए, क्या आप वालिदैन से मुकाबले पर नहीं उतर सकते? रईद की बात पर वो एक तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी। तो इसका मतलब है कि माँ बाप के मुकाबले पर किसी मासूम के अरमानों का खून कर दिया जाए? आप अपने फादर को डिफेंड कर रहे हैं? मुतीबा ने उसे मुश्किल में डालना चाहा। नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, और ना ही ये कह रहा हूँ कि एक रिश्ते को बचाने के लिए आप दूसरे इतने ही अहम रिश्ते को दाव पर लगा दें। मगर हर इंसान की मुश्किल हालात को बर्दाश्त करने की अपनी अपनी सकत होती है। बाबा इन हालात को बेहतर तौर पर डील नहीं कर सके। रई ने अपना नुक्ता नज़र क्लियर किया। और वैसे भी बाबा अपने किए पर शर्मिंदा है। रई थी बात पर मुतीबा ने अब की बार तिरछी नज़रों से उसे देखा। उन्हें होना भी चाहिए। मेरे साथ कोई ऐसा करता, मैं उसकी ज़िंदगी अजाब बना देती। उसके गसीले अंदाज पर रईद के लबों पर बड़ी शरारती मुस्कुराहट आई। आप मुझे वार्न कर रही हैं? रईद का शरारती सा इस्तफार मुतीबा को सटपटाने पर मजबूर कर गया। क्या मतलब? बोलपन से पूछा, जो मसनूई था, और रईद जैसे बंदे से अपनी असल कैफियत छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। समझ तो आप गई हैं, बस अनजान बन रही हैं। मेरा ख्याल है अंदर चलें अब। उम्मीद है हालात बेहतर हो गए होंगे। रई ने जानबूझकर उसकी बात का रुख बदला और मुड़कर कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। वो भी पीछे पीछे अंदर आ गई, मगर उसके बाद उसका मूड हसन के सामने ठीक न रहा। खामोशी से रात का खाना खाकर वो सबसे पहले अपने कमरे की जानिब बढ़ी। रई ने खामोश नज़रों से उसके ये नाराज़ अंदाज देखे। हसन ने भी रईद की खामोश नज़रों को देखा। उन्हें समझ आ गई थी कि रईद मतीबा को सब हकीकत बता चुका है, इसीलिए उसका रवैया खिंचा खिंचा सा था। रफ़िया जिस लम्हे कमरे में आई, मतीबा बेड पर बैठी टांगें मोड़कर सीने से लगाए, उनके गिर्द बाजू बांधे थोड़ी घुटनों पर रखे किसी गहरी सोच में थी। खटके की आवाज़ पर माँ के तमानियत भरे चेहरे पर नज़र डाली। हम कल यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। न जाने वो दिल में क्या ठाने बैठी थी। क्या मतलब? क्यों? वो नासमझी से उसे देखने लगी। बेड पर बैठकर उसका रुख अपनी जानिब किया, जो चेहरा मोड़े दूसरी जानिब किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। मेरी वजह से आप एक ऐसे शख्स के करीब रहें जिसकी वजह से आप इन हालों को पहुंची हैं। मुझे ये कभी भी गवारा नहीं अम्मा। मैंने आपको और अब्बा को हमेशा सुख देने का सोचा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब्बा को तो सुख देने का मौका नहीं मिलेगा, और आपको मैं अपनी वजह से दुखों से दो चार नहीं करना चाहती। उसका कतियत भरा अंदाज उनके होंठों पर मुस्कुराहट ले आया। मैं जानती हूँ तुम बहुत एहसास करने वाली बेटी हो। बेटा, तकलीफ़ वहाँ होती है जहाँ पुराने दुखों को सीने से लगा कर रखा जाए, जबकि मैंने तो इस दुख को तुम्हारे बाद कभी महसूस तक नहीं किया। रफ़िया अपने हमेशा वाले ठंडे ठार लहजे में बोली, अम्मा प्लीज़, मैं ऐसे शख्स का सामना भी नहीं करना चाहती जिसने मेरी माँ को इतने दुख पहुँचाए हैं। वो नफ़ी में सरे लाती अपनी बाट पर डटी रही। मुतीबा, बेटे लोगों को माफ़ करना सीखते हैं। जब मैंने उसे माफ़ कर दिया तो तुम्हारा उससे बदला लेने का कोई जवाज़ ही नहीं। रफ़िया ने उसे सरजनिश की। और वैसे भी अगर वो सब मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो अल्लाह मुझे इतनी प्यारी बेटी से कैसे नवाजता। रफ़िया न जाने उसे बहला रही थी या वाकई उन्हें कोई गम नहीं था। मुतीबा ने हसरत से माँ के पुरसुकून चेहरे को देखा। अल्लाह ने तुम्हारा और रईद का जोड़ लिखा था, इसीलिए उसने ये सब हालात पैदा किए। रफ़िया की इस कदर मस्बत बात पर वो जितना शश्तर होती कम था। ये मजबूरी का रिश्ता है अम्मा, हमेशा का नहीं। उसने माँ से ज़्यादा शायद खुद को बावर करवाया। हाँ, मगर मुझे ना जाने क्यों लगता है वहीं तेरे लिए बना है। रफ़िया ने मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अम्मा प्लीज़, मैं किसी खुशफहमी में कभी नहीं रहना चाहती। मुतीबा की बात पर वो ठंडी सांस लेकर रह गई। और वैसे भी उसके फादर का पता चलने के बाद भी आप मुझे उस शख्स से जोड़े रखना चाहती हैं। मुतीबा के इस्तफार पर वो हौले से मुस्कुराई। बेटे, हमेशा ये याद रखना कि किसी कसूरवार के किए की सज़ा कभी किसी बेकसूर को मत देना। रईद बेकसूर है, वो तो मुझे इन हालों में नहीं लाया, तो फिर मैं उसके बारे में कोई गलत बात क्यों सोचूं? रफ़िया की बात सुनकर वो अपनी कही गई बात पर नादिम हुई। फिर भी अम्मा, वो मुंह बनाकर बोली, नहीं मुतीबा, ये नाइंसाफ़ी अल्लाह को भी पसंद नहीं। उसे उसकी वजह से परखो, दूसरों के रवैयों पर उसकी जांच पड़ताल मत करो। रफ़िया ने उसे समझाना चाहा। हम कहीं नहीं जा रहे, जब तक ये मामला नहीं निमट जाता फिर सोचते हैं। रफ़िया अपनी बात कहकर उठ गई। आका जी, शाम में रईद के घर एक आदमी आया था, काफ़ी सारे सामान के साथ। कैफ, जो कि रईद के घर की निगरानी पर मामूर था, वो हसन को देख चुका था और अब इस वक्त शहाब की रिपोर्ट दे रहा था। कितनी उम्र का लग रहा था? शहाब ने आंखें सुकेड़ कर सवाल किया।
ज़्यादा उम्र का नहीं था, कोई 50 के लगभग होगा, या खुद को फिट रखा हुआ है कि इतनी उम्र का नहीं लगता। कैफ ने क्यास लगाया। ठीक है, उसकी तस्वीर लेकर मुझे भेजो। और कोई ख़तरा तो नहीं तुम्हें? शाम ने तशवीश का इजहार किया। ख़तरा है भी और नहीं भी, क्योंकि उसके घर के बाहर काफ़ी सारे पुलिस वाले आ चुके हैं घर की पहरादारी के लिए, मगर अभी तक किसी ने मेरी नकलो हरकत नोट नहीं की। कैफ ने बाकी की सूरत हाल भी बताई। इसका मतलब है बुढ़िया और छोरी यही है। शाह की कमीनी सी हंसी कैफ को फ़ोन से सुनाई दी। जी मुझे भी अब यकीन हो गया है, कैफ ने बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। ठीक है, बचेंगे नहीं अब ये। शाहाब की रगें तन गई। तुम अब और चौकन्ना रहो, जैसे ही हमें मौका मिलेगा नकब लगाएंगे। शाहाब ने कैफ को मज़ीद हदायतें दी। रफ़ीक, फ़ोन बंद करते हुए शाहाब ने कुछ सोचकर आवाज़ लगाई। रफ़ीक भागा हुआ आया। जी आका जी। सांस थोड़ा सा फूल रहा था। रफ़ीक को उसने फ़ाइक की निगरानी पर मामूर किया हुआ था। फ़ाइक को छोड़ दो। रफ़ीक उसकी बात पर उलझा। रफ़ीक की अच्छा जी की आवाज़ जब न आई तो शाहाब ने घूर कर उसके चेहरे की जानिब देखा। बकवास समझ नहीं आई तुझे? वो धाड़ा। जी आका जी, पर इससे पहले कि रफ़ीक कुछ कहता, शाहाब झटके से अपनी कुर्सी से उठा। बकवास किया है कि मेरे उस्ताद मत बना करो। कहा है छोड़ दो तो छोड़ दो। रफ़ीक को गिरबान से पकड़कर झटका दिया। जी माफ़ कर दें आका जी, मैं अभी छोड़ देता हूँ। रफ़ीक बेचारा उसके अंदाज पर बुखला कर भागा। और सुन, शाम ने फिर से पुकारा। रफ़ीक के भागते कदम उसकी धाड़ पर रुक गए। उसे उसी के घर के आसपास छोड़ कर आना। शाहाब की तनबीह पर वो सर हिलाता भाग खड़ा हुआ। अब देखता हूँ कैसे बाप के पीछे नहीं आती। शाहाब ने हम कलामी की। उसका ख्याल था कि जब वो फ़ाइक को छोड़ देगा और फ़ाइक यकीनन किसी तरह उसके ऑफिस और फिर रई तक पहुँच जाएगा। जब वहाँ पहुँचेगा तो वो उसे मतीबा तक लाजमी पहुँचाएगा। इस सब के दौरान वो अपने एक बंदे को फ़ाइक के पीछे लगाएगा और फ़ाइक से होता वो मतीबा तक पहुँच जाएगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि रईद तो चाहता यही था कि फ़ाइक उस तक पहुँचे, ताकि इससे होता वो शाहाब पर बआसानी केस करवा सके। शाहाब खुद अपने जाल में फंसने जा रहा था। रईद रात में ही हसन को वकील से होने वाली मुलाकात के बारे में सब बता चुका था। उन्होंने भी वकील की बातों की तायद की थी। अगले दिन सुबह नाश्ते में सभी मौजूद थे सिवाय मुतीबा के। रईद रात से ही उसका खिंचा रवैया नोट कर चुका था। मुतीबा नहीं आई। हसन ने भी बैठते साथ ही उसकी कमी महसूस की। रईद की सोच को अल्फाज भी उन्होंने ही दिए। रईद ने जूस पीते एक नज़र रफ़िया के बुझे बुझे चेहरे पर डाली। सर में दर्द था, कह रही थी थोड़ी देर बाद नाश्ता करेगी। रफ़िया का चेहरा देखते ही रईद को अंदाज़ा हो गया कि वो झूठ का सहारा ले रही हैं। अल्लाह करम करे, बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी, हसन ने मोहब्बत से कहा। शुक्रिया, रफ़िया ने नज़रें चुराते कहा। मैं देख लूँ मुतीबा को? हसन अखबार खोलकर सुर्खियाँ पढ़ रहे थे। रफ़िया खामोशी से टोस्ट पर जैम लगाकर खाने और कुछ सोचने में मसरूफ़ थी जब रईद की इजाज़त लेने वाले अंदाज पर चौंकी। और चौंक तो हसन भी गए थे। बेटे के अंदाज उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। हाँ देख लो, रफ़िया ने अकला कर कहा। रईद मुस्कुराहट दबाता अपनी कुर्सी घसीट कर उठा। मतान से चलता रफ़िया और मुतीबा के मुश्तरका कमरे की जानिब आया। हाथ बढ़ाकर बंद दरवाजे पर नॉक किया। मुतीबा जो बेड पर बैठी मोबाइल पर फेसबुक खोले बैठी थी, नाक की आवाज़ पर यही समझी कि सलमान होगा। क्या मसला है सलमान? अम्मी को कहा है ना कि मैंने अभी नाश्ता नहीं करना, तुम क्या लेने आए हो? अंदर से कोफतज़दा लहजे में मुतीबा यकीनन सलमान को लताड़ रही थी। रई ने मुस्कुराते लबों से फिर से दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ, चैन नहीं तुम्हें के? गुस्से से गालबन सलमान को अंदर आने की इजाज़त दी, मगर दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाले को देखकर बाकी के अल्फाज मुँह में रह गए। जल्दी से बेड से उठी, दुपट्टा ठीक किया। आप? जी पता चला था तबीयत काफ़ी ख़राब है, सोचा खैर खैरियत पता कर लूँ, मगर यहाँ तो गरज चमक के आसार हैं। रईद ने अंदर आते मुस्कुराहट दबाते उसके कुछ देर पहले के जलाली अंदाज पर चोट की। जी बस सर में दर्द है। मैं तो यही समझी कि सलमान होगा, इसीलिए। मुतीबा ने बात बनाई। माथे पर उसके होंठों में छुपी मुस्कुराहट देखकर बल पड़े। सर में दर्द है तो नाश्ते की करके दवाई लें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहने की बजाय खामोशी से सो जाइए। रईद कुछ देर पहले उसे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखा था और एक नज़र उसके बेड पर पड़े मोबाइल पर डाली जहाँ फेसबुक खुला हुआ था। जी मैं कर लूँगी नाश्ता, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। रईद 2 कदम आगे बढ़ा। मुतीबा ने अचंभे से उसे करीब आते देखा। जब आंटी माफ़ कर चुकी हैं तो आपकी नाराज़गी कोई मायने नहीं रखती। बिन कहे उसका हाल जानने वाला ये शख्स मुतीबा को उलझने पर मजबूर करने लगा था। मैं किसी से नाराज़ नहीं, सर झुकाकर मुजरिमों की तरह कहा। मेरा ख्याल था कि आप जैसी बातमाल लड़कियां झूठ नहीं बोलती। रई ने उसके झुके सर को मुस्कुराती नज़रों से देखा। न जाने क्यों धीरे धीरे वो धड़कनों के हमरा धड़कने लगी थी। मसलिहत के तहत बोले जाने वाला झूठ झूठ नहीं होता,
मज़े से सर उठाकर नाराज़ नज़रों से उसे देखते। धड़ल्ले से अपने झूठ बोलने का एतराफ़ करने वाली ये लड़की रईद ने पहली बार देखी थी। हौले से मुस्कुराहट हंसी में बदली। ये झूठ भी बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? चलें, चंद दिन सिर्फ ये सोच लें कि वो सिर्फ मेरे फादर हैं। यकीन करें, उनसे बात करेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे इंसान लगेंगे। रईद की नरम गरम निगाहें उसकी हथेलियों को पसीने से भर रही थी। हर औलाद को अपने माँ बाप और हर माँ बाप को अपनी औलाद अच्छी ही लगती है, और मैं कैसे इस हकीकत से नज़रें चुरा लूँ कि वो सिर्फ आपके फादर नहीं, मेरी माँ को तकलीफ़ पहुँचाने वाले इंसान भी हैं। मतीबा ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। फिर मैं भी इस हकीकत से नज़रें नहीं चुराना चाहता कि अगर वो एक हो जाते तो मैं और आप आज यूँ इस रिश्ते में बंधे एक दूसरे के आमने सामने न खड़े होते। मेरे लिए तो उनका नाम मिलना खुशबख्ती ही है। रईद की गंभीर आवाज़ पर मतीबा ने चौंक कर उसकी नज़रों में झांका। वहाँ कौन सा अक्स नज़र आया था वो शशदर देख रही थी। जाकर नाश्ता करिए और इस खुद साख्ता खौल से बाहर आइए। बहुत सी चीज़ें बिल्कुल ठीक जगह महसूस होंगी। अपना ख्याल रखना। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर झूलने वाली लिट को हौले से कान के पीछे अड़िसता अपने लम्स से आशना करता मज़े से कमरे से निकल गया। ये देखे बिना कि उसकी सरकत ने मतीबा को कितने ही लम्हे वहाँ से हिलने नहीं दिया। ये क्या था? अपने चेहरे पर उसकी उंगली के पूरों का लम्स महसूस करते वो सरगोशीनुमा आवाज़ में खुद से बोली। शहाब के बंदे फाइक को उसके घर के करीब ही छोड़ आए थे। साथ में उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ नशावर इंजेक्शन भी उसे दे दिए थे। फाइक तो इस मेहरबानी पर हैरान था, मगर शुक्र भी किया कि जान छूटी। घर आकर अब फिक्र इस बात की लगी कि चंद दिन तो इन इंजेक्शन पर गुजारा कर लेगा। इसके बाद क्या करेगा? कुछ सोचकर कमरे में गया। मतीबा का अपॉइंटमेंट लेटर किस्मत से उसकी जेब में था या शाम ने जानबूझकर डाला था, उसे याद नहीं था। उस लेटर पर दर्ज पता पड़ा। कुछ सोचकर तय करके वापस जेब में डाला। कितने दिनों से शाम ने उसे नशा इस्तेमाल करने नहीं दिया था। उसका पूरा जिस्म टूट रहा था। जल्दी से एक सुरंज निकाली जिसमें नशा भरा हुआ था। बाजू की आस्तीन ऊपर की और जल्दी से सुरंज बाजू में घुसाई। चंद ही लम्हों में वो होशो खौर से बेगाना हो चुका था। वही मीठा सा एहसास उसे अपनी लपेट में ले चुका था कि जिसके बाद उसे होश न रहता कि दुनिया में उसके अलावा उसके इर्द गिर्द भी कोई है। उफ, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। विशाल ढेरों शॉपर्स लेकर मतीबा के सामने बैठी पुरजोश अंदाज में उसे एक एक चीज़ दिखा रही थी, जबकि मतीबा खामोश नज़रों और बेदिली से वो सब देख रही थी। ये क्या हो रहा था? उसने तो सिर्फ अपने बचाव के लिए इस घर में पनाह ली थी। वो ये सब नहीं चाहती थी। वो यहाँ की मालकिन या रईद की ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करने की ख्वाह नहीं थी। उसके एहसानों का इस कदर बोझ वो उठाने की मुतहम्मिल नहीं थी। जैसे ही सुबह मुझे रईद भाई की कॉल आई कि मेरे रिसेप्शन की तैयारी आज ही और तुम्हें ही करनी है, समझो मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। अकेडमी मंजा के हवाले करके मैं तो भागम भाग बाज़ारों की खाक छानने पहुँच गई। अब मुँह बंद करके ये सब रखो और कल पहन लेना। विशाल हमेशा की तरह अपने ही सुनाई जा रही थी, ये देखे बगैर कि मतीबा सब चीज़ें देखकर ही खामोश हो चुकी है। हसन के कहने पर उनका रिसेप्शन कल ही दिया जा रहा था। उनके मुताबिक इस सबको अब ज़्यादा देर छुपा नहीं रहना चाहिए कि कहीं शहाब को कोई वार करने का मौका न मिल जाए। एक मजबूत बंधन में दुनिया के सामने आते ही रईद और मतीबा के बारे में कोई कीचड़ नहीं उछाल सकेगा। मतीबा को मजबूरी में ये सब मानना पड़ रहा था। आखिर को रईद ने उसी की खातिर अपनी जान तक खतरे में डाल रखी थी। अगर शहाब को उसकी इतनी ऊपर तक अप्रोच का अंदाज़ा ना होता तो वो कब का रईद को जेर करके मतीबा को वहाँ से अगवा करवा चुका होता। मगर रईद का असर रसूख उसे बाज रखे हुए था, और ये सब वो किसके लिए कर रहा था? मतीबा के लिए। तो वो कैसे अपने मोहसिन को बुरा रवैया दिखाती? उसे ये सब मानना था, चाहे मजबूरी में ही सही। अभी कुछ देर में ब्यूटिशियन आकर तुम्हारा फेशियल वगैरह कर जाएगी और कल दोपहर में वो तुम्हें तैयार करने के लिए आएगी। मैं भी तब तक आ चुकी होंगी, विशाल ने उसे बताते हुए तसल्ली दी। यार, ये सब सर्विसेज लेना ज़रूरी है क्या? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मतीबा को उलझन हुई। अरे, अपने इतने प्यारे से शौहर के सामने ऐसे ही सर झाड़ मुँह फाड़ जाओगी क्या? कुछ तो बन सवर कर जाओ ना। आखिर को रिसेप्शन है तुम्हारा, और शादी बंदा ज़िंदगी में एक ही बार करता है, बार बार ये मौका थोड़ी आता है। विशाल ने उसे अच्छा खासा झाड़ा। वो रोज़ मेरी यही सर झाड़ मुँह फाड़ शक्ल देखते हैं। मतीबा ने उसे इतला दी। तो भाई अभी तक तुम्हारी रुखसती नहीं हुई थी ना? कल तो रुखसती भी साथ होगी, इस कमरे से उस कमरे तक। विशाल की बात पर वो चौंकी। ये तो कहीं तय नहीं पाया था। मतीबा फ़िलहाल खामोशी रही। विशाल को इतनी ज़ाती बात बतानी बनती नहीं थी, इसीलिए उसे कुछ कहने के बजाय वो खामोश रही। विशाल के जाने के बाद वो रफ़िया के सर हुई। ये मेरी रुखसती वाला क्या मामला है? कमर पर हाथ रखकर किचन में सलाद काटती रफ़िया से इस्तफार किया। सलमान किचन में नहीं था। रईद और हसन रईद के ऑफिस ही गए हुए थे। क्या? उन्होंने नासमझी से कहा। अम्मा, मेरी रुखसती क्यों हो रही है कल? मुझे मिशाल ने कहा, और ऐसे ही उसने नहीं कह दिया होगा। कोई तो वजह है उसके पीछे। मतीबा को महसूस हो गया कि वो जानबूझकर अनजान बन रही है।
मतीबा, रईद के कुछ रिश्तेदार 2-3 दिन यहीं रहेंगे। अब हर किसी को तो उन्होंने ये मसला नहीं बताया ना, इसीलिए मजबूरन तुम 2-3 दिन के लिए उसके कमरे में शिफ्ट हो जाओगी। उनके जाते ही वापस मेरे पास आ जाना। रफ़िया की बात पर उसकी सांस सीने में ही अटक गई। 2-3 दिन, वो तो चंद पल उसके सामने नहीं टिक पाती थी। फिर रईद का बदलता रवैया, कुछ कहती कुछ खोजती नज़रें मतीबा का एतमाद हर वक्त गड़बड़ा देती थी। उफ, उससे लगा अब उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान होने जा रहा है, शायद शहाब से बचने से भी ज़्यादा मुश्किल। दिल आजकल वैसे ही उसकी सुनने से इनकारी था, ऊपर से ये सब हालात। मतीबा शदीद बेबस थी। शाम में लड़की आई। मतीबा ने ज़िंदगी में पहली बार सब सर्विसेज ली। शदीद उलझन हो रही थी, फेशियल और बाकी सब काम करवाते, मगर कुछ देर बाद अपना ही चेहरा देखकर हैरान रह गई। अजीब सी चमक चेहरे का निखार बढ़ा रही थी। रात में रईद की खुद पर पड़ने वाली नज़रें मतीबा को मुस्तरिब कर रही थी। वो अपने और उसके दरमियान मौजूद क्लास डिफरेंस को अच्छे से समझती थी। वो दूसरी रफ़िया नहीं बनना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि रईद की आंखों से लपकते जज्बों को कैसे रोके। उसे रईद से इतनी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच की तवक्को नहीं थी। वो बुढ़ा अभी तक वहाँ पहुँचा कि नहीं? शाहाब ने ज़ुबैर से पूछा, जबकि फ़ाइक को उसके घर छोड़ा था। शाहाब ने ज़ुबैर को उसके पीछे लगा दिया था ताकि वो हर वक्त उसकी निगरानी करे और जैसे ही वो रईद के ऑफिस पहुँचे उसे इतला दे। आका जी, आज उसकी सुरंजें ख़त्म हो जाएंगी और मुझे यकीन है आज वो लाजमी उसके ऑफिस पहुँचेगा। उसे घर के बाहर छोड़ते ज़ुबैर ने उतनी ही सुरंजें उसके हाथ थमाई थी कि जो बामुश्किल 1.5 दिन निकाले और फिर दूसरे दिन ही वो रईद के ऑफिस पहुँच जाए। ठीक है, लेकिन अगर आज वो उसके ऑफिस ना गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, शाहाब ने फ़ोन बंद करते उसे धमकी दी। आका जी, फिक्र ही ना करो, ज़ुबैर ने पूरी यकीन लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, शाहाब ने बेजार आवाज़ में कहा। शाहाब को उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इतना लटक जाएगा। वो जल्दी अब उसे ख़त्म करने के चक्रों में था। उसने सोच लिया था कि अब अगर फ़ाइक वाला काम ना बना तो वो रईद के घर नकब लाजमी लगाएगा। उसके बगैर गुजारा नहीं था। वो अपने दुश्मन को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं था और रईद ने उससे दुश्मनी मोल ले ली थी। अगले दिन रईद ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। चंद मेहमान सुबह में ही आ गए थे। ये सब रईद के ननियादी थे जो दुबई से आए थे। सबको फ़ोन पर ही इत्तला दी गई थी और वजह ये बताई गई थी कि हसन ने रिश्ता पहले ही कर दिया था और उन्हें अपने ऑफिस के किसी काम पर अर्जेंट 6 माह के लिए अमेरिका जाना था। लिहाजा वो चाहते थे कि रईद की शादी का मामला उनके अमेरिका जाने से पहले निपटा दिया जाए, इसीलिए ये सब अर्जेंट हुआ। सब जानते थे कि हसन एक अमेरिकन NGO में आला ओहदे पर काम करते थे, लिहाजा वो बेहद मसरूफ़ रहते थे। किसी ने भी एतराज़ नहीं किया, बल्कि सब खुशी खुशी शरीक होने पहुंच चुके थे। मिशाल और मुंजा भी सुबह से रईद की तरफ आ चुकी थी। मेहमानों को रिसीव और सर्व वहीं कर रही थी। मतीबा बस एक बार कमरे से बाहर आई। सबसे सलाम दुआ करके वो फिर से अंदर कमरे में बंद हो चुकी थी। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। उसे इन सब हालात से शदीद उलझन हो रही थी। दोपहर का वक्त भी आ गया। ब्यूटिशियन उसे सजाने संवारने को पहुँच चुकी थी। बाहर से भी शोरगुल की आवाज़ें आ रही थी। मतीबा ने गहरा सांस लेकर एक बार फिर खुद को हालात के धारे पर बहने के लिए छोड़ दिया। खामोश बैठी सामने शीशे में नजर आते अपने अक्स और ब्यूटिशियन के माहिराना हाथों को देख रही थी। ज़हन उस लम्हे बिल्कुल खाली था। उस लम्हे वो डल गोल्ड और मेहंदी रंग के शरारे में और लॉन्ग शर्ट में मलबूस थी। शर्ट और दुपट्टे के किनारों पर पिंक और रेड कलर का बॉर्डर था और इन्हीं रंगों का काम शर्ट और शरारे पर हुआ था। गोल्डन रंग के हमरा जेवर के नाम पर छोटा सा सेट था। फनकड़ी नेकलेस और फनकड़ी की ही शक्ल में झुमके थे। छोटा सा टीका और खूबसूरत सा झूमर लगाए वो कोई और ही मतीबा लग रही थी। उसकी अपनी नज़र खुद पर से नहीं हट रही थी। यकदम आईने में 2 गहरी हेजल आंखें उभरी। मतीबा की पेशानी और कलूद हुई। अभी तो वो उसके सामने नहीं थी तो दिल की हालत गैर हो रही थी। वो खुद को संभाल रही थी जो मिशाल कमरे में आई। वाह, खुद ही दिल से उसने मतीबा की तारीफ़ की। चलो भाई, सब तुम्हें देखने को बेचैन हैं, तुम्हारे दूल्हा समेत। आज तो तुम्हें भाभी कह सकती हूँ। मिशाल मुसलसल शरारती लहजा अपनाए उसे तंग करने में मसरूफ़ थी। मतीबा ने बस एक नज़र उसे देखा। मंजा भी अंदर आ चुकी थी। दोनों की हमराई में मतीबा बाहर लाउंज में आई जहाँ सब खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। आंखें झुकाए भी वो बेशुमार नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी, जिनमें सबसे नुमाया रईद की नज़रें थी। किचन के दरवाजे के करीब खड़ा अपने किसी कज़न से बातों में मसरूफ़ था जब सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुलते मतीबा को मंजा और मिशाल के हमरा बाहर आते देखा। साकित नज़रें दरहम बरम सान से उस हुस्न के पैकर को देख रही थी। वो इस लम्हे कितनी खूबसूरत लग रही थी। काश एक बार रईद की नज़रों में देख लेती तो शायद उसकी मोहब्बत को एहसान न समझती। हसन और रफ़िया ने बारी बारी आगे बढ़कर उसे प्यार किया। मिशाल और मुंजा ने उसे लाउंज में मौजूद एक सोफ़े पर बिठाया। भाई साहब, अब आप तशरीफ़ रखेंगे ताकि हम कुछ तस्वीरें ले सकें।
हॉफ वाइट शलवार कमीज़ पर ब्लैक बास्केट पहने रईत को मिशाल ने मुखातिब किया। हाथ में थामा जूस का ग्लास किचन की स्लैब पर रख कर बास्केट को हाथों से पहनकर पैर सही करता मुस्कुराहट दबाए मुतीबा के साथ पर जमान हुआ। मुतीबा सिमट सी गई। किसी और ने यह बात महसूस की हो या नहीं, मगर रईत की तेज़ हसियात ने यह बात मुख्फी न रह सकी। उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। आखिर तुमने अनोखे तर्ज पर शादी करके हम सबको खामोश करवा ही दिया। तलहा जो कि मिशाल का भाई था, रईत को ताना दिए बगैर न रहा। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, अल्फाज से फिरने वाला बंदा नहीं हूँ। रई ने सोफे की पुछ से टेक लगाकर इत्मीनान से बैठते हुए कहा। मतीबा को लगा ये बात उसने ख़ास मतीबा को सुनाई है। जी जी मान गए सरकार, अब तेरे हनीमून के लिए वाले एडवेंचर के लिए भी हम तैयार हैं। मतीबा के कान तलहा की बात पर खड़े हुए। रईत कहका लगा कर रह गया। वो भी पूरा होगा, डोंट वरी। रईत ने सर इस बात में हिलाते मुस्कुराहट रोककर बामुश्किल कहा। भाभी को बता चुके हो अपने इरादे, या मैं ही सर्जिकल स्ट्राइक करूं? लगता था तलहा से उसकी काफ़ी बनती है, तभी वो मुसलसल उसे फोकस में रखे हुए था। नहीं जनाब, अभी तुम्हारी भाभी ने मौका नहीं दिया। रईत ने एक नज़र अपने साथ खामोश बैठी मुतीबा पर डाली, जिसकी खामोशी उस लम्हे उसे अजीब से एहसास से दो चार कर रही थी। तो सुनिए भाभी, आपके शौहरे नामदार का इरादा हनीमून के नाम पर लोकल बसों पर खज्जल होकर नॉर्दर्न एरियाज जाने का है। वहाँ ये किसी जंगल में कैंप लगाएगा और चंद दिन वहीं रहेगा, जंगली जानवरों के बीच। क्या आप इसका साथ देने को तैयार हैं? तलहा की जगह अब उसके मामू के बेटे ज़ीशान ने रईत का मुतवक्का इरादा बताया। मुतीबा ने नज़र उठाकर उन्हें देखा, जो बड़े शौ इश्तियाक से मुतीबा के तासुरात देखने को बेचैन थे। नहीं, मुतीबा ने यक लफ्ज़ी जवाब देकर उन्हें कहके लगाने पर मजबूर कर दिया। चल बेटा, तू इंसानों वाले हनीमून पर ही जाना। तलहा की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुतीबा को उनकी इस हंसी मजाक से चिढ़ सी हो रही थी। रईत की नज़रों से उसकी कोफत छुपी नहीं रह सकी थी। तो यह है इसकी चौथी एपिसोड, और थोड़ी देर तक मिलते हैं इसकी 5वीं एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।